त्योहारों का सीजन आने वाला है और मोदी कैबिनेट ने आज 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उनकी सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। यानी गैस सिलेंडर जो अब तक वो 700 रुपये में खरीदते थे, अब उन्हें 600 रुपये के आसपास गैस सिलेंडर मिलेगा। आपको बताएं कि इससे पहले 30 अगस्त को भी मोदी सरकार ने 200 रुपये सिलेंडर्स की कीमत में कम की थी, यानी कि दाम को कम किया था। उसमें आम लोगों के लिए भी था, जो लोग एलपीजी का उपयोग करते हैं उनके लिए भी था। और आज जो फैसला हुआ है केंद्रीय कैबिनेट ने, जो प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको 100 रुपये की सब्सिडी और दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को 10 करोड़ लाभार्थियों को अपनी तरफ लुभाने के हिसाब से भी देखा जा रहा है। बहरहाल अभी जो लाभ है वो 10 करोड़ उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिलेगा और उनकी कुल सब्सिडी अब 500 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने सुबह 7:30 बजे छापेमारी करी। ऐसे में शराब घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेजों के साथ ईडी के अधिकारी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर संजय सिंह का शराब घोटाले में इन्वॉल्वमेंट क्या है। दिनेश अरोड़ा जो कि अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, ऐसे में दिनेश अरोड़ा के बयान जो अब तक दर्ज किए गए हैं उसमें इस बात का आधार बनाया गया है कि संजय सिंह ने ही अरविंद केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात कराई थी और पार्टी फंड के लिए एक मीटिंग की गई थी जिसमें संजय सिंह भी मौजूद थे और उसी आधार पर उनकी जान पहचान पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से हो पाई। तो शायद यही वजह है कि ईडी की तरफ से अब उनके दिए बयानों पर यह तय किया जा रहा है कि आखिर दिनेश अरोड़ा ने जो भी बयान दिए हैं उस पर संजय सिंह की क्या प्रतिक्रिया है, वो बयान कितने सच हैं, क्या उसका आधार है और क्या दिनेश अरोड़ा की तरफ से जो भी बयानबाजी की गई है या जो भी बयान दर्ज कराया है उसी आधार पर अब लगातार ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में कुछ ही दिन पहले संजय सिंह के 2 करीबियों के घर पर भी ईडी ने रेड की थी और वहां से भी कुछ अहम दस्तावेज अपने हाथ उनके लगे थे। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय के छापेमारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल से हम लोग शराब घोटाला देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिला है। बहुत रेड इन लोगों ने करवाया है, शराब घोटाले में अभी तक कुछ नहीं मिला। और उन्होंने साफ कहा कि संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिला, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अपनी हार देखकर ये सब हो रहा है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी। वहीं दिल्ली बीजेपी ने भी आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर शराब नीति पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी ऑफिस पर पहुंचे और वहां पर जमकर नारेबाजी। लगातार नई शराब नीति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी के छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। सिक्किम में बादल फटने से पूरी तरह से तबाही मच चुका है और करीबन 30 से ज्यादा जो सेना के जवान लापता है, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां बह चुकी है। तबाही का मंजर ऐसा है कि जहां पे लोग अपने घरों में रह रहे थे, उनको घरों में अचानक पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल मच चुका है। और जिस तरह से कहे कि जो सेना के जवान को किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है, बचाव कार्य यहाँ पे युद्ध स्तर पे चल रहा है और जो लोग नीचे इलाके में हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पे पहाड़ों के इलाकों में ले जाया जा रहा है। कह सकते हैं कि जिस तरह से सिक्किम और जो जलपाईगुड़ी का जो बंगाल जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से रास्ता कट चुका है। लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो पा रही है और ऐसे कई घर हैं जो यहाँ पे तीस्ता नदी में बह चुके हैं, कई लोगों के सामान बह चुके हैं और इस को लेकर यहाँ पे लगातार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और रेस्क्यू काम चल रहा है और जो लोग निचले इलाके में हैं अब उन्हें सुरक्षित जगहों पे पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद देश के कई राज्यों में इसकी मांग उठने लगी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए के घटक दलों ने भी इसकी मांग कर दी है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल भाजपा के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग को फिर से उठाने लगे। एनडीए के घटक दल अपना दल एस और सुभासपा ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठाकर भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया, जबकि निषाद पार्टी ने जातीय जनगणना को भरमाने का प्रयास बताया। आपको बता दें कि जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराने का कानूनी अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन पहले की सरकारें या अब मोदी सरकार दोनों ही इसके पक्ष में नहीं है।
राज्य सरकारें जो अपना जातिगत जनगणना करा रही हैं, उसके आंकड़े जारी कर रही हैं, वो उनका अपना अधिकार है, लेकिन वो कानूनी मान्यता इसकी नहीं देता। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में फिलहाल सीट शेयरिंग का मामला फंसता हुआ दिखने लगा है। कांग्रेस के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी उत्तर प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है। उत्तर प्रदेश में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई में रोज नए पेच फंस रहे हैं। हाल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जुबानी जंग हुई। ये मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ, लेकिन अब इंडिया गठबंधन का एक और घटक दल इसमें कूद गया है और वो है जयंत चौधरी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय लोकदल। अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत अपने फाइनल दौर में नहीं पहुंची है और लोकदल ने उत्तर प्रदेश की 24 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा है कि लोकदल यूपी में कुल 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद सियासी हलकों में फिर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसने की चर्चा शुरू हो गई है। इसके पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी की बात कह चुके हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे राजनीतिक बयानबाजियों को एक तरह से सियासी दबाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। इसी के तहत बीजेपी अब अपनी दूसरी रथ यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा के नाम से करीब 18 दिन तक बीजेपी ने एक रथ यात्रा चलाई थी, जो 25 तारीख को खत्म हुई थी। अब बीजेपी एक बार फिर से 51 रथों को रवाना कर रही है और इन रथों के लिए कहा जा रहा है कि इसमें पार्टी ने एक ऐसा बॉक्स रखा है जिसमें जनता अपने सुझाव डाल सकती है और पार्टी ने यह भरोसा दिलाया कि यदि बीजेपी सत्ता में राजस्थान में आती है तो इन सुझावों पर अमल किया जाएगा और इसी के लिए यहाँ पर जो सुझाव मिलेंगे उन्हें पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल भी करेगी। और इसी के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में हैं और वे इन रथों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। जहां कांग्रेस अपने सरकार की घोषणाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं बीजेपी जन आकांक्षाओं को समझने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जाति जनगणना पर बीजेपी का काउंटर प्लान तैयार है और मोटे तौर पर जो इसका थीम है वो ये है कि वो हिंदुत्व की राजनीति पे बीजेपी और ज्यादा मुखर होगी। आपको बता दें, बीजेपी जाति जनगणना के मुद्दे के जरिए विपक्ष की साजिश बताएगा कि वो हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ ही इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। उससे पहले देश भर में राम मंदिर को लेकर कार्यक्रम होंगे। उन तमाम जगहों पे इस बड़े मुद्दे को उठाया जाएगा और जो डेटा बिहार में रिलीज किया गया उस चीज को, और बीजेपी इसके जरिए ओबीसी वर्ग और जो वोट बैंक है उसको समझाने का प्रयास करेगी कि ये लोग सिर्फ जाति के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, जबकि उनकी असली हकदार, उनके वोट की असली हकदार बीजेपी है, क्योंकि उसने ही ओबीसी के विकास के लिए काम किया है और तमाम सुविधाएं उनको दी है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कल नांदेड़ में शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में मौत का आंकड़ा जब 31 पहुंचा, उसके बाद हिंगोली से शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने प्रशासन से इन मौतों के बारे में बातचीत शुरू की। एकाएक सांसद ने अस्पताल का दौरा किया और वो टॉयलेट में पहुंचे। टॉयलेट में देखा तो काफी ज्यादा गंदगी वहां पर फैली हुई थी। इसके बाद सांसद ने टॉयलेट में डीन एसआर वाकोड़े और डॉक्टर्स को तलब किया और उनसे उस टॉयलेट की साफ सफाई करवाई। उनका ये काम उन्हें महंगा साबित हुआ। इसके बाद एसआर वाकोड़े जो डीन है, उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने सांसद हेमंत पाटिल और उनके 10 से 15 समर्थकों के खिलाफ एट्रोसिटी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जो डॉक्टर संगठन है वो कह रहे हैं कि हेमंत पाटिल डीन से माफी मांगे और वहां पर उनकी गिरफ्तारी भी हो। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हुई और इस दौरान 50-50 हजार के निजी मुचलके पर तीनों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज सभी आरोपी पेश हुए। 50,000 के निजी मुचलके पर राहत जरूर मिल गई है लालू और उनके परिवार के लोगों को, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि पिछली सुनवाई में बात की जाए
तो सीबीआई ने राउजर्नी कोर्ट में यह बताया था कि गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिल चुकी है कि लालू यादव के खिलाफ मामला चलाया जाए। ऐसे में आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। वहीं आपको बता दें अब इस पूरे मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। कैमरामैन भरत राउत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार चर्चा उनके रिवॉल्वर को लेकर हो रही है। गोपाल मंडल पूरे फिल्मी स्टाइल में हाथों में रिवॉल्वर लेकर अपनी पोती के साथ अस्पताल पहुंचते हैं और यह वीडियो अब तेजी से पूरे बिहार में वायरल हो रहा है। अस्पताल पहुंचने के बाद गोपाल मंडल ने पहले कहा कि पहले हमारे पीछे चोर बदमाश लगे हुए थे कि इनकी जान ले लें, अब हम एमपी बनने की तैयारी में हैं, इसीलिए पॉलिटिकल लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं कि यह जिंदा रहेगा तो एमपी बन जाएगा, इसीलिए हाथ में रिवॉल्वर रखते हैं, जरा भी इधर उधर हुआ तो बिना देर किए ठोक देंगे। आगे गोपाल मंडल ने कहा कि हमारी आबादी अधिक है तो हम एमपी तो बनेंगे ही। जदयू विधायक गोपाल मंडल का विवादों से पुराना रिश्ता। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले गोपाल मंडल अपने अंडरवियर में तेजस एक्सप्रेस में घूमते हुए नजर आए थे और वहां के कर्मचारियों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया था। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। क्या मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बयानों से कई आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने अभी ताजा बयान जो दिया है, भरी सभा में कहा है कि वो जनता से पूछते हुए कि क्या मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को एक बयान को लेकर लगातार आशंका जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, तब उस वक्त कहा था कि अगर वो चले जाएंगे क्योंकि ऐसा भैया नहीं मिलेगा और अगर वो चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। अब कांग्रेस भी ये तंज कसते हुए कह रही है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि विदाई का भाषण खुद मुख्यमंत्री पूरी सभा में दे रहे हैं, अपनी विदाई का भाषण दे रहे हैं। ये स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की हो चुकी है। दरअसल जो टिकट का वितरण हुआ था दूसरी सूची में, उसके बाद से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब कयासों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ताजा बयान ने फिर सियासत गर्मा दी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। दादर के शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली करने को लेकर शिवसेना के दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों ही गुटों ने, चाहे शिंदे गुट हो या उद्धव ठाकरे गुट, दोनों ही गुटों ने वार्ड ऑफिस में एप्लीकेशन जमा किया है और शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की परमिशन मांगी है। हालांकि अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, तब शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने आ गए थे। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे गुट ने उस मैदान के लिए, दादर के शिवाजी पार्क मैदान के लिए पहले एप्लीकेशन किया था, इस आधार पर जो परमिशन है रैली की उद्धव ठाकरे गुट को मिला। उद्धव ठाकरे गुट ने दादर के शिवाजी पार्क में रैली की थी। अगर शिवाजी पार्क मैदान के इतिहास की बात करें तो शिवसेना की जब से स्थापना हुई है, हर साल शिवसेना यहाँ पर दशहरा रैली करती आई है। यही कारण है कि दोनों ही गुट इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना रहे हैं। तो मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कूड़े का पहाड़, ये शब्द एमसीडी चुनावों से पहले बहुत ज्यादा राजनीतिक पार्टियों में चर्चा का विषय था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस वादा को अब पूरा करने की ठान ली है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ओखला लैंडफिल साइट पर पहुंचे। ओखला लैंडफिल साइट पर यहाँ आपको बताएं 45 लाख टन कूड़े का पहाड़ था। थोड़ा टारगेट से फिलहाल अभी पीछे चल रहा है, लेकिन 18 लाख टन हटाया जाना था। 12 लाख टन अभी तक कूड़ा हटाया जा चुका है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से इसमें देरी का वजह बताया, लेकिन उसके बावजूद मिशन के तौर पर आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ को लगभग मार्च 2024 तक हटा देगी। और इसी सिलसिले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ओखला लैंडफिल साइट का दौरा भी किया है। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर क्षेत्र में करेगी दलित महिला सम्मेलन। बीजेपी इसी माह प्रदेश में दलित महिला सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। दलित सम्मेलन क्षेत्रीय स्तर और महिला सम्मेलन विधानसभा स्तर पर होगी। इसकी रूपरेखा तय करने के लिए 4, 5, 6 अक्टूबर को पार्टी में 6 संगठनात्मक बैठक होगी। काशी ब्रज अवध की बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की अगुवाई में, पश्चिमी कानपुर बुंदेलखंड गोरखपुर क्षेत्र की बैठक संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी की अगुवाई में। पार्टी आदि आबादी को साथ लाने के लिए महिला बिल का प्रचार प्रसार करना चाहती है। वहीं बीते दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी नेताओं को नसीहत दी थी कि दलित और पिछड़ों के बीच पैठ बढ़ाएं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सरकार से ही नाराज चल रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक में अजित पवार नदारद रहे। उसके बाद जब दिल्ली जाने का मौका आया तो दिल्ली में जाते वक्त सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही नजर आए। दिल्ली में अजित पवार नहीं पहुंचे। बाद में जब पार्टी की एक बड़ी बैठक एनसीपी अजित पवार गुट की थी तो उस बैठक से भी अजित पवार नदारद थे। अजित पवार की पार्टी का कहना है कि अजित पवार की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम वहां पर रद्द कर दिए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गार्डियन मिनिस्ट्री को लेकर अजित पवार वहां पर नाराज चल रहे हैं। उनके साथ जो भी मंत्री बने हैं उन्हें उनके जिले का गार्डियन मंत्री बनना है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी और वो खुद उनको वहां पर वो गार्डियन मिनिस्ट्री नहीं देना चाहते, जिसके चलते अजित पवार नाराज बताए जा रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंक के खात्मे के लिए जंगलों में उतारे गए हैं सीआरपीएफ के विशेष कोबरा कमांडो। इन कोबरा कमांडो को कहा जाता है आतंक का काल। हम इस समय मौजूद हैं उन्हीं सीआरपीएफ के बहादुर कोबरा कमांडो के बीच जो इस समय आतंक के खात्मे के लिए जंगल के बीचों बीच उतरे हुए हैं। ये आप देखिए, ये है फायर एंड मूव। ये देखिए, यहाँ पर आप सीआरपीएफ के जवानों को देखिए, ये वो कोबरा कमांडो है जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है जंगल वारफेयर की, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर के जंगल हैं ये बेहद घने जंगल हैं। इन घने जंगलों में कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिन गुफाओं में आतंकी छिपे रहते हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। महा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं ये सीआरपीएफ के विशेष कोबरा कमांडो और ये बनेंगे आतंक का काल। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी। दक्षिणी कश्मीर के गुज्जर कुलगाम इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलिटेंटों के बारे में एक खुफिया सूचना मिली थी और इसी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर गुज्जर कुलगाम के इस इलाके को घेर लिया और काफ़ी सुबह सवेरे से ही यहाँ पर तलाशी अभियान बड़े स्तर पर शुरू किया गया, जिस इलाके में मिलिटेंटों को देखा गया था। और इसी तलाशी अभियान के दौरान यहाँ छुपे हुए मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से भीषण फायरिंग हो गई। मिलिटेंटों ने फायरिंग करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जो फोर्सेस थे उन्होंने पहले से ही पूरे इलाके को घेर रखा था। इस इलाके में कुछ महीने पहले फोर्सेस के ऊपर हुए बड़े हमले के बाद लगातार फोर्सेस मिलिटेंटों का पीछा कर रहे थे और उसके बाद आखिरकार आज यहाँ पर मिलिटेंटों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। भारतीय दल ने चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2023 में इतिहास रच दिया है। किसी सिंगल एशियन गेम्स में भारत का ये बेस्ट प्रदर्शन रहा है। आपको बता दें कि इस बार भारत ने पदकों के मामले में अपने ही पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारतीय एथलीट और टीमों ने जैसे ही बुधवार को 71वें मेडल पर कब्जा किया तो वैसे ही देश ने एक एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने का अपना पुराना रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। भारत ने इससे पहले जकार्ता में 2018 में हुए एशियन गेम्स में 70 मेडल्स प्राप्त किए थे। 18वें एशियन गेम्स में भारत ने कुल 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। वहीं 19वें एशियाई खेलों में भारत अब तक 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 29 कांस्य पदक हासिल कर चुका है। और अगर भारत एक और गोल्ड हासिल करने में कामयाब होता है तो एक और इतिहास रचने की डगर पर भारत खड़ा नजर आएगा। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24। बिहार में 21,000 सिपाही के पद पर बहाली के लिए 3 चरणों में परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि एक चरण की ही परीक्षा हुई थी जो 1 अक्टूबर को हुई थी
और दूसरे चरण की परीक्षा 7 अक्टूबर और तीसरे चरण की परीक्षा 15 अक्टूबर को हुई थी। लेकिन पहले चरण की परीक्षा के दौरान 1 अक्टूबर को भारी पैमाने पर अनियमितता और गड़बड़ियां सामने आई थी। कई सेटिंग गैंग पकड़े गए थे, ब्लूटूथ डिवाइसें मिली थी और यह भी सामने आया था कि इसका पेपर लीक कर दिया गया था। मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की थी और इस मामले में सामने आया कि 2 करोड़ रुपए में प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक करा लिया गया था और उसके बाद इसके आंसर शीट बनाकर इसे अलग अलग कैंडिडेट को भेजा गया था। 67 FIR दर्ज किए थे और सारे मामलों की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई करेगी। यही वजह है कि न सिर्फ 1 अक्टूबर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था बल्कि दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था। आर्थिक अपराध इकाई की माने तो इसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के भी परीक्षा माफिया सक्रिय हैं और इनकी मदद से प्रश्न पत्र को लीक किया गया था। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। एशिया के सबसे बड़े शारीरिक शिक्षण खेल संस्थान LNIPE में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर 100 से ज़्यादा छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। इनमें से 5 छात्र छात्राओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक छात्र की स्थिति ज़्यादा गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर पर लिया गया है। साफ तौर पर इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद आनन फानन में प्रशासन की टीम के साथ ही फूड डिपार्टमेंट और पुलिस ने भी शिक्षण संस्थान के मेस पर कार्रवाई की है। जिस तरह का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, अभी तक जानकारी यही सामने निकल कर आई है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये फूड पॉइजनिंग का मामला संभवतः प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में फूड के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने मेस पर कार्रवाई की है। शासन के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे गंभीर मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24, ग्वालियर।